देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए इंडेक्स टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। छोटे से बच्चे को नन्ही जान को दे देंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका छोटा सा बच्चा बीमारी लेके पैदा हो? कई लोग इसीलिए टेस्ट नहीं करवाते कि अगर जो सारे लोगों के सामने टेस्ट कर रहे हैं जो मैं पॉजिटिव आ गया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए टेस्ट नहीं करवाते। हम पहले ही बोलते हैं, वहाँ जब टेस्ट करने शुरू करते हैं हम लेक्चर देते हैं ये गुप्त और मुफ्त। ये जो वायरस है HIV वायरस, पहले तो एक चीज़ अलग अलग देखने की ज़रूरत है कि कई लोग HIV और एड्स को एक ही जगह पे यूज़ कर लेते हैं। HIV अलग, एक देखा था कि बर्गर खा रहा था कोई बच्चा भी, स्कूल के बाहर बर्गर की रेडी लगती थी, वो बर्गर बेचने वाला पॉजिटिव था, उसका प्याज काटते काटते उंगली से ब्लड निकला, बर्गर में डल गया, बच्चे ने खाया, छोटे छोटे बच्चे सारे स्कूल में पॉजिटिव हो गए। ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इस बीमारी के वायरस को ख़त्म करने का हल नहीं ढूंढ पाए हैं मेडिकल साइंस। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन वर्मा और आप देख रहे हैं इंडेक्स टीवी। आज हम लोग मोहाली ज़िले के एक कस्बे में आए हुए हैं जिसका नाम है बलौंगी, और यहाँ पर पिछले 7 सालों से एनजीओ चल रही है, जिस एनजीओ का नाम है समर्थ दी प्रोफेशनल, और जिसके काउंसलर हमारे साथ आज मौजूद हैं। और यह जो एनजीओ है ये पिछले 7 सालों से यहाँ पर HIV अवेयरनेस का काम कर रही है, जिसके बारे में हम आज पूरी डीपली बात करेंगे कि ये एनजीओ क्या काम करती है, HIV एड्स क्या है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम करम शेखा जी से मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, आप बताएंगे कि जो आपकी है एनजीओ है यह काम क्या करती है? हमारी एनजीओ समर्थ प्रोफेशनल नाम है, और हमारा बेसिकली काम जो है HIV अवेयरनेस पे प्रोजेक्ट है हमारा। ये हमारी नैको की तरफ से हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं। उस प्रोजेक्ट को हम जहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती जिस एरिए में, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है TI माइग्रेंट्स में है। जो माइग्रेंट्स है, जो माइग्रेशन जो करते हैं, कभी पंजाब आते हैं, यूपी बिहार से लेबर आती है, वो जे हमें से बोलते हैं कि पुल का काम करती है, ये ब्रिज पॉपुलेशन है। सो इस ब्रिज पॉपुलेशन में हम काम करते हैं, और हमारा मेन मकसद यही है कि इनको गुप्त रोगों से बचाया जाए। और हमारी दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, दिल्ली में भी काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे, रैन बसेरे भी चल रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला गुप्त रोग, तो गुप्त रोग में कौन कौन से रोग आते हैं जिसके ऊपर आप जो मेन काम कर रहे हैं? देखिए, मुख्य जो काम है हमारा गुप्त रोग HIV अवेयरनेस का प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, HIV है जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, डेफिशिएंसी वायरस है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका अब तक इस बीमारी को ख़त्म करने की दवाई या कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। सर HIV एड्स जो आपने बताया, HIV एड्स जो बताया आपने, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा डीपली बताएंगे हमारे दर्शकों को कि HIV एड्स जो है ये फैलता कैसे है? ये तो आपने बता दिया कि यह मनुष्य में पाई जाने वाली, मनुष्य से फैलती है ये बीमारी, तो इसके से क्या मनुष्य को छूने से फैलता है या साथ बैठने से, कैसे फैलता है? कोई तो तरीका होगा जिसके थ्रू ये फैल रहा होगा। देखिए, ये जो वायरस है HIV वायरस, पहले तो एक चीज़ अलग अलग देखने की ज़रूरत है कि कई लोग HIV और एड्स को एक ही जगह पे यूज़ कर लेते हैं। HIV एक अलग, एक HIV वायरस है जो ह्यूमन वायरस है। इस वायरस के बाद जब कि कोई बंदा, मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड हो गया HIV से, धीरे धीरे जो मेरे CD4 कम होते जाएंगे, उसके बाद एक स्टेज आती है जब मुझे काफ़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक बीमारियों को समूह हमें लग जाता है, उस कंडीशन में को एड्स बोला जाता है। और ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक इस बीमारी के वायरस को ख़त्म करने का हल नहीं ढूंढ पाए हैं मेडिकल साइंस। बाकी आप बात कर रहे थे भी ये कैसे फैलती है। बेसिकली 4 कारण ही होते हैं इस बीमारी के फैलने के। सबसे पहला कारण होता है जैसे हम बिना कॉन्डम के संभोग करते हैं, उस वक्त अगर हमारे पार्टनर को HIV है तो दोनों में से किसी एक को भी है, किसी को भी मिल जाती है। अगर मुझे है, मान लीजिए एक मेल को हो तो फीमेल को मिल जाएगी, अगर फीमेल को हो तो मेल को मिल जाती है। दूसरा कारण होता है सुई सिरिंज की साझेदारी। आपने देखा होगा कि चलो पहले तो क्वैक्स होते थे मोहल्ले में, जो RMP डॉक्टर्स भी बोल देते हैं उनको, झोला छाप भी बोल देते हैं कुछ पंजाबी में।
वो लोग सुई सिरिंज यूज़ करते, एक ही सुई सिरिंज को बार बार यूज़ करते रहते थे। लेकिन अब वो चीज़ें उतनी नहीं है, लेकिन डीप गांव में होती है, उतनी नहीं है। लेकिन इसके बिना जो नशा करते हैं, कुछ आईडीयू जिसे बोलते हैं, इंटरवेन ड्रग्स यूजर्स होते हैं, वो नशा करते हैं। वो एक ही सुई सिरिंज से सभी लोग 4-4, 5-5, 10-10 लोग इकट्ठे होकर टीका लगाते हैं, टीके का नशा करते हैं। तब जब सुई सिरिंज की साझेदारी होती है तो एचआईवी फैलती है, क्योंकि वो सिरिंज का जब टीका लगाते हैं थोड़ा बैक लेना पड़ता है, ब्लड उस सुई में आ जाता है तो दूसरे को मिल जाता है। तीसरा कारण होता है गर्भवती माँ के पेट में पल रहे बच्चे को। अगर गर्भवती माँ को एचआईवी है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि जो गर्भवती माँ है उसके बच्चे को हो जाएगा। गर्भवती माँ अगर पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को भी होने की संभावना होती है। हालांकि अगर ऐसी कंडीशन हो तो डॉक्टर की देखरेख में, सारा हमारा मेडिकल जो डिपार्टमेंट है उसकी देखरेख में बच्चे की परवरिश की जाती है, डिलीवरी करवाई जाती है। क्योंकि पेट के अंदर तो बच्चा सुरक्षित होता है, जब उसको बाहर डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है और ब्लड की शेयरिंग हो जाती है, तब बच्चा पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी एचआईवी पेशेंट की नहीं की जाती, उनको ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट करके वो बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है सुरक्षित तरीके से, ताकि उसको ब्लड टच ना हो। सो एक तो ये कारण है, भी गर्भवती माँ का जो पेट में पल रहा बच्चा है उसको भी एचआईवी हो सकती है। चौथा जो कारण होता है वो है ब्लड चढ़वाने से। जब ब्लड चढ़वाते हैं ब्लड बैंक से, तो अगर उस ब्लड में उसका वायरस होगा तो आपको वायरस मिल जाएगा। इसके बिना, इन 4 कारणों के बिना और बहुत सारी बातें हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भी आप ब्लेड यूज़ करते हैं किसी का, जिस ब्लेड यूज़ करते हैं, ये तो मान लीजिए मैंने ब्लेड अभी यूज़ करके हटा हूँ, उसको मेरा ब्लड लग गया, मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ, और साथ ही साथ कोई दूसरा बंदा आके उसको उठा के यूज़ करना शुरू कर देता है और वहाँ भी ब्लेड लग गया उसको भी, और उस ब्लेड पे जो लगा खून था वो मेरे खून से जख्म पे शेयर हो गया, तो चांस होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आती है और ज़्यादातर ऐसी स्थिति नहीं होती। और इसमें और भी चीज़ है भी, ब्लेड यूज़ करने से हो सकते चांसेस बहुत कम हैं। ओरल सेक्स, आजकल लोग ओरल सेक्स भी करते हैं, जैसे पॉर्न मूवीज़ देखते हैं, आपने देखा होगा कि ओरल सेक्स करते हैं। ओरल सेक्स के टाइम अगर तो हमारे मुंह में अल्सर हैं, हमारे फूड पाइप में अल्सर हैं और एजैकुलेशन मुंह में होती है तो चांसेस हैं। अगर हमारे लिंग पे, जो जिसके साथ ओरल सेक्स किया जाता है, लिंग पे कोई जख्म वगैरह है, तो जो ओरल सेक्स करवा रहा है वो उसके मुंह में भी जख्म है तो चांसेस रहते हैं, अदरवाइज़ नहीं रहते। और इसके बिना मच्छर के काटने से अफवाह फैलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं भी, एक मैंने मैसेज देखा था कि बर्गर खा रहा था कोई बच्चा, भी स्कूल के बाहर बर्गर की रेडी लगती थी, वो बर्गर बेचने वाला पॉजिटिव था, उसका प्याज काटते काटते उंगली से ब्लड निकला, बर्गर में डल गया, बच्चे ने खाया, छोटे छोटे बच्चे सारे स्कूल के पॉजिटिव हो गए। ये सब अफवाहें हैं, ऐसा नहीं होता। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जब कोई फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए ब्लड अंदर जाता है तो उससे नहीं होता, चांसेस नहीं होते, कम होते हैं अगर हमारी फूड पाइप में या मुंह में अल्सर हो तो। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था मेरा, वह यह था कि जो एचआईवी एड्स है, क्या इसकी कोई उम्र की लिमिट है कि उसी उम्र के व्यक्ति को होगा, या इसकी कोई लिमिट नहीं है? जैसे सपोज दैट कि 18 साल से कम व्यक्ति है या 50 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है, तो ऐसी भी धारणाएं हैं कि मैं तो बच्चा हूँ या ये तो बच्चा है, इसको एचआईवी नहीं हो सकती, तो क्या ऐसी भी कोई मतलब धारणाएं हैं, या ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि एज को लेकर अगर कुछ लोग सोचते हैं, वो वही लोग सोचते हैं जो ये मानते हैं कि सेक्स करने से ही एचआईवी होता है। उनको ये लगता है कि बच्चे तो सेक्स कर नहीं पाते तो उसको नहीं होगा। जो मैंने पहले आपको बताया कि 4 कारण हैं, सेक्स एक कारण है। सेक्स के बिना सुई सिरिंज की साझेदारी, अगर किसी को एक से आप झोला सा डॉक्टर से टीका लगाते हो, एक ही सुई सिरिंज बार बार यूज़ कर रहा है, तो उससे बच्चे को भी संभावना है। अगर बच्चे को कभी चोट लग गई, ब्लड चढ़वाना पड़ गया, अगर उस ब्लड में होगा तो भी संभावना है।
तो ऐसे संभावना होती है। इसमें एक और सवाल होता है, मुझे किसी ने पूछा था पहले, भाई ब्लड चढ़वाते हैं तो उसमें ब्लड बैंक तो टेस्ट करती है सारी, है ना भाई, टेस्ट करती है, तो वहाँ ब्लड बैंक में उस ब्लड में कैसे वायरस हो सकता है? उसका कारण ये है कि जब हम ब्लड चढ़वाते हैं, जब ब्लड लिया जाता है, डोनेट करते हैं जब कोई, तब उसके टेस्ट किए जाते हैं। एचआईवी का टेस्ट भी तब किया जाता है। लेकिन एचआईवी का जो वायरस है जो इतना मतलब वीक बोल सकते हैं इसको, जो 3 महीने तक रिपोर्ट में नहीं आता। टेस्टिंग में स्क्रीनिंग करो तो उसमें नहीं आएगा, अंदर होगा लेकिन स्क्रीनिंग में नहीं आएगा। इसीलिए उसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं। वो 3 महीने का जो विंडो पीरियड होता है, अगर उसके दरमियान किसी ने ब्लड डोनेट किया, पॉजिटिव बंदे ने ब्लड डोनेट किया, वहाँ ब्लड बैंक वालों ने टेस्ट किया, स्क्रीनिंग की भी नहीं, पॉजिटिव नहीं है, उन्होंने उसका यूनिट संभाल के रख लिया और कुछ टाइम बाद वो ब्लड किसी को चढ़ा दिएगा, उसमें पॉजिटिव होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी ब्लड बैंक में एक काउंसलर बैठता है, जब भी कोई डोनेट करने आता है उसकी काउंसलिंग की जाती है, लेकिन ज़्यादातर होती नहीं है। चाहिए ऐसे ही, जब ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, काउंसलर जो भी डोनेटर आता है डोनेशन देने, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जजमेंट करनी चाहिए, इसकी नेचर कैसी है, ये सेक्स के लिए इधर उधर जाता है, या ये इंजेक्ट तो नहीं करता, आईडीयू तो नहीं है, ऐसी चीज़ें उसकी बातचीत से जज करनी होती है ना। उसको पूछना होता है भी आप बिना कॉन्डम के सेक्स करते हो या नहीं करते हो। अगर उस चीज़ों में काउंसलर को लगता है भी ये डाउटफुल है, ठीक है, तो उसके ब्लड के यूनिट को या तो लिया नहीं जाता, अगर जहाँ ले लिया जाता है उसको साइड पे रख लिया जाता है। सो ये तरीका। एक और क्वेश्चन है सर, वो ये है कि हमें पता कैसे लगेगा सर कि मुझे एचआईवी है या मेरी वाइफ को एचआईवी है? ये पता कैसे लगेगा सर? इसको हम मतलब कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस आ चुका है? इसका मतलब जानने का तरीका क्या है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जब टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में भी ये 3 महीने तक नहीं आता, इतना कमज़ोर वायरस है। अगर बाद में कोई सिम्टम्स भी इसके जल्दी नहीं आते, कुछ लोग बोलते हैं, होता भी है, किसी को बुखार हो जाता है, लेकिन बुखार को हम सभी लोग नॉर्मली ले लेते हैं, भी बुखार वैसे ही वायरल हुआ होगा, जो सर्दी लग गई होगी, तो इसके सिम्टम्स जल्दी दिखाई नहीं देते। सिम्टम्स जब एड्स हो जाती है तब दिखाई देने शुरू होते हैं, पहले नहीं होते। सो इसीलिए इसका पता लगाने के लिए सबसे ज़रूरी है टेस्ट करवाना। जब आपको लगा कि आपने असुरक्षित संभोग किया है, तो उसके बाद 3 महीने तक बार बार 2-3 बार टेस्ट करवा लेना चाहिए, 4 महीने बाद भी करवा लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है 3 महीने के बाद भी, 4 महीने के बाद वो स्क्रीन में आता है। सो उसके बाद टेस्ट करवाना ज़रूरी है, टेस्ट में ही इसका पता चलता है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे, एचआईवी पेशेंट आपके सामने आए भी होंगे, किसी को देख के तो पता लगता नहीं है कि हाँ इसको एचआईवी है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट आए, आपका जो एक्सपीरियंस भी है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो एचआईवी एड्स जब व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसको एचआईवी है, तो उसकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? कैसे डील करते हैं आप उसको मानसिकता पे जो प्रभाव पड़ता है, जैसे बहुत से लोग डर जाते हैं, तो क्या मतलब कैसे आप डील करते हैं इस चीज़ को? देखिए, ये तो इंसान के ऊपर वेरी करता है भी, हर बंदे की जो इंसान की मानसिक अवस्था या मनोवैज्ञानिक लेवल जो अलग अलग होता है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, वो तो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि जिनके दिमाग में इसका खौफ है, बीमारी का, एड्स का खौफ है, जिनको लगता है भी एड्स हो गई तो ख़त्म हो गए बस, वो तो बहुत डर जाते हैं। इसीलिए हमारी जो हम टेस्ट स्क्रीनिंग करते हैं, उसके लिए पहले प्री काउंसलिंग होती है, फिर पोस्ट काउंसलिंग होती है। हमारे में जब भी हम कोई स्क्रीनिंग करते हैं, उसको पहले उसको काउंसल किया जाता है अच्छे तरीके से, उसको इस बीमारी के बारे में समझाते हैं हम कि ये बीमारी का वायरस कितना कमज़ोर है या कैसे है, या इसकी ART भी है, आती है, हमारे पास मेडिसिन है, सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, ART सेंटर बने हैं पंजाब में, PGI में है, 32 में है, जहाँ 6 फेज़ में भी है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ART है इसकी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं उसको। वो अगर मेडिसिन लेता है प्रॉपर, अपने खाने का पूरा ख्याल रखता है, उस व्यक्ति को HIV हो भी गया तो वो नॉर्मल ज़िंदगी जी के जाता है,
ये बातें हम समझाते हैं उनको काउंसल करते वक्त। तो इसीलिए हम ऐसे मतलब समझाने के तरीके से लोगों को इस लेवल पे ले जाते हैं पहले, ताकि वो खौफ में ना आए, वो उनकी मानसिक अवस्था नॉर्मल रहे। होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि लोग आते हैं जिसका एकदम, कई बार काउंसलर की कमी होती है, वो टेस्ट करने से पहले उसको काउंसल नहीं करते, तो उसको बता भी देते हैं भाई ये देखिए स्क्रीन में अगर इस किट में, टेस्टिंग किट में 2 लाइन आ गई तो पॉजिटिव हो जाता है। कई बार उसके सामने ही पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे कई कई बार हो जाता है। लेकिन हमारी एनजीओ में स्पेशल हमें गाइडलाइंस दी गई हैं नैको की तरफ से, पीसैक की तरफ से, हमें हमारी ट्रेनिंग्स भी हुई हैं कि आपको स्क्रीनिंग करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है। जो पहले तो हम वहाँ बोलते हैं, सभी को बोलते हैं ये गुप्त है और मुफ्त है, ताकि कई लोग इसीलिए टेस्ट नहीं करवाते कि अगर ये सारे लोगों के सामने टेस्ट कर रहे हैं, ये मैं पॉजिटिव आ गया तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी, इसलिए टेस्ट नहीं करवाते। हम पहले ही बोलते हैं, वहाँ जब टेस्ट करने शुरू करते हैं हम लेक्चर देते हैं भी गुप्त और मुफ्त, किसी को जानकारी नहीं दी जाएगी। आपका नंबर हर पेशेंट का, जिसकी भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसका नंबर लिया जाता है, उसको बाद में कॉल पे बात की जाती है और बुलाया जाता है, काउंसल किया जाता है, और धीरे धीरे उसकी अवस्था को समझते हुए उसको बताया जाता है भी आपको HIV है। सर आपने बताया कि जो HIV है वो सेक्स के दौरान फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सेक्स के टाइम में आपने बताया कि ब्लड रिलेशन जब होता है हमारा तब होता है, अगर ब्लड जैसे कटा हो या उसको किसी तरह की कोई मतलब उसके योनि में या हमारे लिंग में, पुरुष के लिंग में अगर किसी तरह की कोई समस्या हो जैसे फुंसी वगैरह हो तो उसको हो सकता है। अगर स्त्री के भी अगर कोई रैशेज या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मेल पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें क्या चांसेस हैं उसको HIV हो सकता है? अगर लेडीज़ अगर पॉजिटिव हो या मतलब मैं पॉजिटिव हूँ और मेरी पार्टनर अगर नेगेटिव है तो उसको कितना चांसेस है होने का, या मेरी पार्टनर पॉजिटिव है तो मुझे कितना चांसेस है होने का? क्योंकि आपने तो बताया कि ये होता है सिर्फ ब्लड से, और सेक्स के दौरान अगर ब्लड ना निकले या ब्लड उसके योनि से ना निकले या मेरे लिंग से ना निकले तो कितने चांसेस हैं HIV होने के? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया है इस पे थोड़ी विस्तार से बात होनी चाहिए कि सेक्स करते वक्त कितने चांसेस होते हैं, कितने % चांसेस होते हैं। इसको मैं मतलब परसेंटेज में नहीं लेता। मैं समझता हूँ कि सेक्स करने के वक्त बंदे को सेक्स की जानकारी होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है। पहले तो फोर प्ले बोला जाता है सेक्स में, वो नहीं होता है। ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं, हमारी जो मानसिकता है लोगों की, वो सेक्स को लेके ऐसे है कि भी जो हमारा सेक्स पार्टनर है, ख़ास करके मेल, ऐसे सोचते हैं भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचानी है, ऐसे सोचा जाता है। जब फोर प्ले नहीं होता, जो हमारे गुप्त अंग में जो गुप्त प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें पानी आना ज़रूरी है, विजाना में पानी आना ज़रूरी है। जब पानी नहीं आता तो रगड़ हो जाता है। सो रगड़ से ब्लड निकलता है, ब्लड निकलेगा तो ब्लड की शेयरिंग भी होगी और HIV पॉजिटिविटी भी होगी। लेडीज़ को तो ऐसा है भी, जब मान लो मेल है, मेल तो एजैकुलेशन करता है, उसके तो वीरज में भी वायरस है। लेडीज़ के लेकिन जो मेल है उसको तो नहीं मिल रहा ना, उसके अंदर तो वीरज नहीं जा रहा है। सो उसको इसलिए चांसेस रहते हैं कि वो फोर प्ले नहीं करते, वो पहले उसको तैयार नहीं करते सेक्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, रगड़ होती है। जब रगड़ होता है तो ब्लीडिंग हो जाती है, लेडी को ब्लीडिंग हो जाती है। और लिंग का जो आगे वाला पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट, बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। उस पर जब रैशेज पड़ जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, तो ब्लड की शेयरिंग हो जाती है, तो पॉजिटिविटी हो जाती है। सो इसीलिए इसमें हम भी जब फील्ड में जाते हैं, काउंसिल करते हैं लोगों को, हम उनको अच्छे तरीके से बताते हैं कि सेक्स कैसे करना है। आपको सेक्स करने से पहले फोर प्ले का तैयार करने का, अपनी फीमेल पार्टनर को तैयार करने की कितनी आवश्यकता होती है। ये एक बाई नेचर ही है कि मेल का लिंग भी जो बाहर है, जो हमारा सेक्सुअल पार्ट है वो बाहर को है, लेडी का अंदर को है। मेल तो तैयार ही रहता है, ये अगर देखा जाए तो मेल तो तैयार ही रहता है, लेकिन फीमेल को तैयार करने की ज़रूरत होती है, फोर प्ले करने की ज़रूरत है। ये इसका बहुत मतलब प्रभाव पड़ता है सेक्स के दौरान। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि आपने और मैंने और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने जाना, और ये एक गाइडलाइन भी है कि हिमाचल प्रदेश जो है हमारा, वहाँ पे शादी से पहले HIV टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। लेडीज़
और जेंट्स दोनों का। तो क्या यह कानून हमारे पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए? इससे कितना हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि शादी से पहले मैं पॉजिटिव हूँ या मेरी पार्टनर पॉजिटिव है। सपोज दैट अगर मेल पार्टनर अगर पॉजिटिव है तो वो लेडीज़ पार्टनर को पॉजिटिव कर देगा, और लेडीज़ पार्टनर अगर पॉजिटिव है तो मेल को पॉजिटिव कर देगा। तो क्या यह कानून जो है वो पूरे इंडिया लेवल पे आना चाहिए? देखिए जी, इसमें तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, हम तो नहीं कुछ बता सकते इसके। लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत क्या आती है कि किसी के कॉन्सेंट के बिना, किसी भी पेशेंट के कॉन्सेंट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इवन हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, हालांकि उस वक्त ज़िंदगी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, ऑपरेशन करवाने से पहले भी कॉन्सेंट लिया जाता है, क्योंकि हमारा जो जीवन का, ज़िंदगी का, लाइफ का अधिकार है, हमारा राइट है। उस राइट के लिए कॉन्सेंट लेना लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई फोर्सेबली ऐसा कानून बना देते हैं भी टेस्ट करो या करवाना ज़रूरी है, तो इसमें बहुत सारे लोग विरोध भी करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ये सभी लोगों के सुरक्षा को, उनके हेल्थ को लेके अच्छा कानून है। अगर बनता है तो इसको वेलकम करना चाहिए। दिन प्रतिदिन सर जो HIV है ये बढ़ता जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो सेक्सुअल जो एजुकेशन है, सेक्स के ऊपर जो एजुकेशन है, क्या इसकी कमी है? क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है यूथ में HIV एड्स जो है सबसे तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या इसमें हमें समय रहते ही, हमें अपने फैमिली में समय रहते ही अपने बच्चों को इसकी नॉलेज, क्योंकि स्कूल में ये नॉलेज नहीं दी जाती है, तो क्या हमें देना चाहिए इसकी नॉलेज अपने बच्चों को? देखिए, नॉलेज तो देनी चाहिए ही सभी को, ये तो पता ही है। गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारी एनजीओज भी कर रही हैं, बीसीसी करते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करते हैं। और इसमें क्या है, जो आपने पूछा अभी, ज़्यादा चांसेस क्यों हैं? ज़्यादा चांसेस तो यही है कि सबसे पहला चांसेस तो ये है कि रीज़न सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो आईडी यूज़ हैं, इंटरवेन ड्रग्स यूज़र्स हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि वो लोग जो नशा करते हैं टीके का, वो लाइफ के लिए बिल्कुल अवेयर नहीं होते। उनके लिए लाइफ टीका ही होती है, नशे का टीका उनकी लाइफ होता है। चिट्टे का टीका लगाते हैं वो, न्यूरोफिन बुफ्रेन का टीका लगाते हैं बिल-50 में मिक्स करके, वो नॉर्फिन साल्ट होता है। वो लोगों के लिए ज़िंदगी टीका है, वो अवेयर नहीं होते। और उनकी समस्या ये होती है, टीके के पैसे तो अरेंज कर लिए, सिरिंज के अरेंज नहीं होते। जो मेडिकल शॉप वाले वो जल्दी उनको सिरिंज देते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, एक सिरिंज ले लेते हैं, 10-10 बंदे इकट्ठे बैठ के टीका लाते हैं। अब की डेट में सबसे ज़्यादा जिनके 100% रहती है, अब अगर आप सुई सिरिंज शेयर कर रहे हो, अगर किसी पॉजिटिव बंदे की जो सिरिंज है, सुई है, वो शेयर कर रहा है दूसरा व्यक्ति, 100% चांसेस उसको होते हैं पॉजिटिविटी के। जो वेश्वाओं के साथ जाते हैं, के पास जाते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, उन लोगों को चांसेस तो कम होते हैं। बट आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ से ही आ रही है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही आ रही है। उसका कारण ये है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती बहुत है हमारे जो इस वक्त, जो मैं तो यही समझूंगा भी, इसमें भी बहुत बातें करने वाली हैं, समझने वाली हैं कि लोग जगह जगह सेक्स क्यों करते हैं, उनके एक्स्ट्रा पार्टनर क्यों होते हैं, लाइफ पार्टनर के बिना और भी पार्टनर्स 2-2, 3-3, 10-10, कई तो मतलब जैसे मेडल लेना होता है, ऐसे लिस्ट लंबी करते जाते हैं अपनी। ये मानसिकता कहाँ से पैदा होती है? सेक्स एजुकेशन की कमी रही है, हमारी संस्कृति में भी कोई ऐसी चीज़ें रही होंगी जिससे हम इस चीज़ को अब तक समझ नहीं पाए कि एक जो अपना लाइफ पार्टनर है उसके प्रति कैसे कनेक्ट रहना है, उसके साथ कनेक्शन कैसे रखना है। अगर ये चीज़ें हो समझेंगे लोग, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। आज के दौर में बहुत ज़्यादा जी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है। आप किसी भी कस्बे में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, बस स्टैंड पे चले जाओ, आपको जगह जगह प्रोस्टिट्यूट्स मिलेंगी। और उसके कारण क्या हैं, उस पर बहुत डिबेट है। कुछ लोग तो मतलब ज़्यादातर तो यही मानते हैं कि रोज़गार नहीं है, इकोनॉमिकली जो लोग डिप्रेशन में हैं वो लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं। आसान रास्ता यही है भी जल्दी से अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो दूसरे तरफ एक तरफ ग्राहक है जो मानसिक तौर पर स्थिर नहीं है, संपूर्ण नहीं है या संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि का कारण क्या है, वे संतुष्टि क्यों नहीं होती उनको?
क्योंकि हमारी एजुकेशन की, सेक्स एजुकेशन की कमी है। हमारी संस्कृति में जो चीज़ है उसमें भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, लोगों के समझ में आनी चाहिए। वो नहीं आती तो ग्राहक है तो मार्केट है, और जब मार्केट और ग्राहक दोनों की एक दूसरे से डिमांड और सप्लाई पूरी हो रही है तो वायरस तेज़ी से बढ़ रहा है। होता क्या है, ज़्यादातर जो प्रोस्टिट्यूट के पास सेक्स करने जाते हैं वो पहले तो दवाइयाँ खाते हैं, वो वैगरा खाते हैं, मैन फोर्स खाते हैं, ऐसी जो भी है मार्केट में मिल जाती हैं आसानी से। वो दवाई भी खाई होती है, ऊपर से उन्होंने नशा किया होता है, किसी ने दारू पी होती है, किसी ने भांग खाई होती है। उस नशे में वो कुछ समय के लिए इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि कॉन्डम लगाना भूल जाते हैं। तो उस वक्त सबसे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। सर HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति है तो उसको अगर पता लग गया कि मुझे HIV हो गई है, उसके बाद उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे वो HIV आगे ना फैलाए? अगर कोई पॉजिटिव हो गया, उसको सबसे पहले तो हम जहाँ काउंसिल करते हैं उनको समझाते हैं भी क्या क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है। सबसे तो पहले जो बड़ी बात है वो तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की है। उसको कॉन्डम डेमो भी हम देते हैं, भी कॉन्डम कैसे चढ़ाना है, कैसे यूज़ करना है, कॉन्डम की वैल्यू भी बताते हैं, उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं, उसके परिवार के साथ उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट है उसको भी हम यूज़ करते हैं उसकी BCC करने के लिए। तो उसको समझाते हैं कि अगर आप आज से अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे, ये बीमारी अगर तुमको लगी है कितने लोगों को मिल जाएगी। और एक ह्यूमन बीइंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के प्रति, उसके लिए उसको अवेयर करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो हम ये उसकी BCC करते हैं, विदाउट कॉन्डम कभी भी सेक्स नहीं करना। और दूसरी बात, उसको अगर IDU नहीं भी है तब भी उसको बोलते हैं अभी आपने कभी भी सुई सिरिंज की साझेदारी किसी से नहीं करनी। आपको है, दूसरों को मिल जाएगी। अगर दूसरे को भी है, उसका वायरल लोड आपसे ज़्यादा है तो आपका वायरल लोड बढ़ जाएगा। सो सुई सिरिंज की साझेदारी से हम रोकते हैं उसको। दूसरी बात, उसको हम अच्छे तरीके से ये समझाते हैं कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आपको कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना है। आज से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, करोगे तो किसी और को बीमारी मिल जाएगी। इन चीज़ें की हम को पूरा अच्छे तरीके से काउंसिल करते हैं और उसके कनेक्शन में रहते हैं, रेगुलर उनकी BCC करते रहते हैं। सर HIV एड्स होने के बाद जो व्यक्ति है उसके बॉडी में किस किस तरह के चेंजेस आते हैं? जैसे आपने बताया कि हम ART शुरू करते हैं, ART क्यों शुरू करते हैं, क्या यह ज़रूरी है? ART शुरू करना ज़रूरी है, या अगर वो ART नहीं भी शुरू करता है तो क्या वो ज़िंदगी नहीं जी सकता अपनी? क्या कमियां क्या आती हैं जिसके कारण हम उसको ART देते हैं? देखिए, अगर जो ART है, ART काम करती है उनके CD4 को बढ़ाने का काम करती है। अंदर से जो वायरस है, वायरस के अटैक को कम करती है, ख़त्म नहीं कर पाती है ART। अगर वो कोई व्यक्ति HIV से ग्रस्त है, वो ART नहीं लेता, उसमें क्या होगा, वायरस की जो समर्था बढ़ती जाएगी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाएगा। धीरे धीरे इम्यून सिस्टम ज़्यादा वीक हो जाएगा तो उसको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। इसीलिए हम उसको शुरू से बोलते हैं भी आप ART लो। सेकेंडली, उसकी डाइट प्लान हम देते हैं उनको भी आपको ये डाइट का ख्याल रखना है, प्रोटीन लेना है, नॉन वेज भी खाओ। अगर नॉन वेज कोई रिलीजियस इश्यूज से नहीं खाता तो हम उसको वेजिटेरियन डाइट बताते हैं, ये आप खाओ तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। और जो भी व्यक्ति हमारे पास हैं 20-20 साल 25-25 साल हो गए HIV पॉजिटिव हुए, तो अब तक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ART ले रहे हैं। खाने का हमारी हदायतों जो हम उसको हदायत देते हैं उनका ध्यान रख रहे हैं, वो अच्छी भली नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर नहीं खाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए एक आम व्यक्ति सर एक दिहाड़ीदार व्यक्ति होता है। आपने बताया कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो माइग्रेंट लेबर के ऊपर काम कर रही है, तो आपने देखा होगा कि जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं उनकी 300-400 रुपये रोज़ाना की दिहाड़ी होती है। तो इस कंडीशन में वो ART लेने जा रहे हैं, उसके बाद आप डाइट प्लान बताते हैं कि इस तरह की डाइट ले, तो क्या अगर व्यक्ति वो डाइट नहीं ले पा रहा है तो सिर्फ ART लेके और एक नॉर्मल भोजन ले करके जो रेगुलर खा रहा है उसको खा के क्या अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ रख सकता है?
देखिए, हाँ, ये तो प्रॉब्लम, एक तो प्रॉब्लम है, ये तो गवर्नमेंट का सिस्टम का, वो तो बहुत बातें आ जाती हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे तो बात बड़ी हो जाती है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, जहाँ हमारे गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, अब तक आज़ादी की इतनी टाइम बाद भी हमारे लोग कितने परसेंट, मेरे ख्याल से 82% लोग ऐसे हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, बेशक मेरी जेब में पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है मैं पौष्टिक नहीं खा सकता। पौष्टिक चीज़ें और भी बहुत हैं जिसके लिए ज़्यादा पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है, उस जगह में, आजकल तो शहरों में जगह भी नहीं होती, गमलों में लोग उगा लेते हैं, पालक को उगा लेते हैं। पालक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो आयरन होता है। इसके बिना और बहुत सारी सब्जियां हैं, बीट ग्रास है, पनीर बना सकते हैं आप, दूध पी पी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। दालें हैं, किसी भी दाल को आप जैसे स्प्राउट्स बना के खाते हैं, अगर आपको उसको भिगो के रख देते हैं पानी में, बाद में उसको बंद करके रखते हैं, तो वो उग जाते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं उनको, वो खाएं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। ऐसे तरीके से आप कम खर्चे में आप प्रोटीन ले सकते हैं। काला चना है, उसमें चने में काफ़ी प्रोटीन होता है, वो आसानी से मिल जाता है। सो अगर जेब में पैसा नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए, हम काउंसिल भी करते हैं लोगों को, माइग्रेंट लेबर को, कि ड्यू टू साइकोलॉजिकल डिप्रेशन वो क्या करते हैं, रोज़ शाम को शराब ज़रूर पीते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी मेडिसिन देते, कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, जहाँ टेस्टिंग कैंप लगाते हैं, वहाँ जाके हम यही बोलते हैं, भाई शराब मत पियो, रोज़ शाम को दूध का गिलास जरूर पियो। शराब से सस्ता है और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। शराब पीते हो आप, अपना पैसा गवाते हो, पैसे का नुकसान करते हो, अपनी सेहत का नुकसान करते हो, अपनी इज्जत का नुकसान करते हो, अपनी फैमिली का नुकसान करते हो। लड़ाई भी होती है ना शराब के बाद। अगर ये चीज़ें नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे आप, आपका इज्जत भी बचेगी, आपका पैसा भी बचेगा, आपकी सेहत भी बचेगी। ऐसे ही हम जो प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं उनको भी समझाते हैं, पहली हमारी ये शिक्षा होती है उनको, वे भाई अगर जाना है, पहले तो जाना नहीं चाहिए, अपनी लाइफ पार्टनर के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहिए, लॉयल रहिए। अगर नहीं, आपको लगता है, आपकी साइकोलॉजी ऐसी है, आपको नहीं लगता है भी नहीं मुझे तो वो करना ही है कहीं और जाके, तो आप कॉन्डम लगा के जाइए। अगर नहीं करेंगे तो उसको भी यही संदेश देते हैं, आपका पैसा बचेगा, बेशवा के पास जाओगे, वहाँ आपके पैसे भी ख़राब होंगे, आपकी इज्जत भी ख़राब होगी, आपको बीमारी भी मिलेगी। ये बातें हम उनको बताते हैं, लेकिन कई लोग मजबूर होते हैं, अपनी जो मानसिक अवसादता से वो उनका चलता नहीं है ऐसे। सर, व्यक्ति की शादी नहीं हुई हो, 18 से 25 के लमसम ज़्यादातर केस देखने को भी आए हैं। मैंने नेट पे भी सर्च किया था कि ज़्यादातर जो है आजकल न्यू इन्फेक्शन आ रहा है, ठीक है, और व्यक्ति की शादी नहीं हुई है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? उसको आप क्या सलाह देते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है तो क्या वो तो शादी अब करने लायक रहा नहीं, क्योंकि अगर वो शादी करेगा तो वो अपने पार्टनर को HIV देगा। तो इस केस में आपके पास बहुत से ऐसे केस भी आए होंगे आपके इस NGO में, जहाँ पे आपके सामने ऐसे केस आए होंगे जहाँ पे आपको पता लगा होगा कि इस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है अभी और वो शादी भी करना चाहता है। तो इस केस में आप उसको क्या सलाह देते हैं? ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, हमारे पास भी हैं। हम उनकी आपके साथ जो निजी जानकारी है वो साझी तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे में क्या करते हैं, हम काउंसल करना ही बड़ा काम होता है ऐसे पेशेंट्स को। उसको ऐसे काउंसलिंग की जाती है, समझाते हैं भी लाइफ की क्या मकसद क्या होता है, लाइफ को जीने का आनंद कैसे आता है। और आप आज की डेट में अगर आप किसी के साथ शादी करते हो तो उसके क्या नुकसान होंगे, नुकसान बताते हैं, रोकते नहीं हैं हम ऐसे नहीं बोलते भी शादी मत करो, हम उसको नुकसान के बारे में बताते हैं भी अगर तुम शादी करोगे तो ये नुकसान है। आज शादी करोगे, पहले आपकी वाइफ पॉजिटिव होएगी, उसके बाद बच्चा करोगे तो बच्चा पॉजिटिव होएगा, तो कितनी ज़िंदगियां ख़राब होएंगी। तो इसीलिए हम इस तरीके से उसको काउंसल करते हैं। हाँ, अगर काउंसल करने के बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं भी नहीं हमें तो करनी है, किसी का कोई लव अफेयर होता है,
वो बोलते हैं हम तो 10 साल हो गए, हम तो रिलेशन में हैं, हमें तो करनी करनी है। तो उनको हम इस तरीके से पहले तो हम टेस्टिंग करवाते हैं पार्टनर की, पार्टनर नोटिफिकेशन करते हैं, उसमें टेस्टिंग करके हम देते हैं उसको है तो नहीं है, अगर है तो उनको मैरिज करवाने के लिए हम बोल देते हैं भी करवा लो, लेकिन बच्चा नहीं करना। बच्चे के लिए हम बच्चा करोगे, ऐसे नहीं बोलते भी बच्चा नहीं करना, बच्चा करोगे तो ये नुकसान होंगे, आपका बच्चा पॉजिटिव हो जाएगा, सारी ज़िंदगी के लिए जो बीमारी आपको, आप छोटे से बच्चे को नन्ही जान को दे देंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपका छोटा सा बच्चा बीमारी लेके पैदा हो? ऐसे उसे समझाया जाता है। तो ऐसे हैं जो समझ भी जाते हैं, पहले तो शादी नहीं करते। हमारे पास हैं 2 पेशेंट हैं जिन्होंने हमारे समझाने के बाद शादी नहीं की। उनको हमने ज़िंदगी जीने के और तरीके बताए भी, ज़िंदगी शादियाँ तो सभी लोग करते हैं, ज़रूरी तो नहीं शादी करके ही ज़िंदगी है, शादी के बिना भी बहुत सारी ज़िंदगी होती है। देख लेते हैं, एक पेशेंट था, उसका फेवरेट हीरो था सलमान खान। तो मैंने उसको बोला भी आपका फेवरेट हीरो, उसके हम गए, घर पे गए थे, उसने सलमान खान की फ़ोटोज़ लगा रखी थी, तो शादी के लिए जिद कर रहा था। तो मैंने उसको वहाँ से ही पकड़ लिया, मैंने आपका फेवरेट हीरो है? बोला हाँ हमारा है। मैंने इसने शादी करवाई है? सोचने लगा नहीं करवाई। मैं आपके फेवरेट हीरो ने अभी तक शादी नहीं करवाई तो आप क्यों कर रहे हो जिद? वो भी तो ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। उसके दिमाग में ऐसी बात पड़ी कि आज तक उसने शादी नहीं करवाई। सर, ये मैं जानना चाहूँगा और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमने बहुत सारी बातें की HIV के ऊपर, लेकिन हम ये HIV टेस्ट करवाने कहाँ जाएं? कहाँ पर होगा HIV टेस्ट? क्या प्राइवेट अस्पताल में करवाएं या सरकारी अस्पताल में करवाएं या कोई डिस्पेंसरी है यहाँ, या इसका कोई स्पेशल टेस्ट होता है किसी लैब में, वहाँ जाके करवाएं? ये टेस्ट कहाँ करवा सकते हैं हम? देखिए, जो HIV का टेस्ट है, स्क्रीनिंग है, वो सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल मुफ्त होती है। करवा तो आप प्राइवेट भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपनी जे उनको कॉम्प्लेक्स रहता है भी, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करवाएंगे तो हमारी सीक्रेसी लीक होगी भी, ये HIV पॉजिटिव, HIV का टेस्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि उनको ये होता है ना भी, हमारे समाज में ये बना है कि जो HIV की बात या टेस्ट करवा रहा है भी उसने कहीं गलत काम किया होगा। सो इसीलिए उनको लगता है भी किसी ओपनली में किसी जगह पे जाके टेस्ट करवाऊंगा तो लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे, इसीलिए लोग टेस्ट करवाने से भी छिपते हैं, करवाना नहीं चाहते। उनके लिए उनको मैं बताना चाहूँगा कि सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये टेस्ट मुफ्त है और गुप्त है। इसके बिना अगर आप प्राइवेट्स में जाते हो, आपके साथ मतलब इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आपको लूटा जाएगा, वहाँ पैसे लग जाते हैं। होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, लेकिन पैसे बहुत लग जाते हैं। तो इसीलिए हम तो यही सजेस्ट करेंगे, कोई NGOs हैं, जैसे हमारी NGO काम करें, हमारे पास भी टेस्ट फ्री होता है, मुफ्त होता है, स्क्रीनिंग करते हैं हम। जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम लिंकेज करवाते हैं, AIT लिंकेज करवाते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये टेस्ट फ्री में मिलेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी चले जाओ, आपको ये टेस्ट फ्री में होता है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन हमारे दर्शकों की तरफ से है, वो ये है कि पार्टनर मेल और फीमेल दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव के बाद कॉन्डम यूज़ करना तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या बीमारी देंगे, क्योंकि दो तो पहले से पॉजिटिव हैं। और अगर यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा क्या है, नहीं यूज़ करते उसका नुकसान क्या है, इसके बारे में थोड़ा आप डीपली हमें समझाएं हमारे दर्शकों को। हाँ जी, अगर ऐसा होता है, हमें पहले भी ये क्वेश्चन कई बार हुआ है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब भी कॉन्डम जरूर यूज़ करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अगर दोनों पार्टनर पॉजिटिव हैं, सेक्स करते हैं, तो वायरल लोड होता है, जो वायरस कितना ज़्यादा बड़ा है किसी में, अगर मेल में ज़्यादा बड़ा है तो फीमेल का भी बढ़ जाएगा। अगर फीमेल में ज़्यादा बड़ा है वायरल और उसका फीमेल का CD4 ज़्यादा कम है तो उसका फ़र्क अफेक्ट जो मेल पे पड़ेगा। सो इस तरीके से वायरल लोड को बैलेंस रखने के लिए भी कॉन्डम यूज़ करना ज़रूरी है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जो अगर बिना कॉन्डम के सेक्स करेंगे तो कंसीव हो जाएगा, तो बच्चा तो करना नहीं है, क्योंकि बच्चा करोगे तो बच्चा भी पॉजिटिविटी की संभावना रहती है। सो इसीलिए हम उनको यही बताते हैं वे अगर बेशक आप पॉजिटिव है, कॉन्डम ज़रूर यूज़ करना है। क्योंकि दूसरी बात ये भी है, इसके बिना भी और बीमारियां हैं, काला पीलिया है, हेपेटाइटिस C हो सकता है,
उनको STI हो सकती है। सो इसलिए और बीमारियों से बचने के लिए, वायरल लोड को बैलेंस रखने के लिए और गर्भ की रोकथाम के लिए कॉन्डम यूज़ करना पॉजिटिव पार्टनर्स को भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे बीच करम सिंह जी, जो समर्थ हैं जियो में पिछले 4-5 सालों से काउंसलर के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी HIV के बारे में। और आप इसी तरह देखते रहिए हमारे साथ इंडेक्स TV, और हम आपको आगे भी ऐसी जानकारी लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।